नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ है, जो कि आज जो पेपर हुआ है 21 मार्च को। तो अब मैं लेके आऊँगा आपको लाइव सॉल्यूशन। तो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिनों पहले सॉल्व किए थे, बहुत सारे पेपर में यूँ की यूँ डिक्टू आए हैं। चलते हैं आगे, हम सॉल्व करते हैं। खंड ए, दोस्तों खंड ए जो आपके था, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है प्रजनक बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है। दोस्तों जब हमने चैप्टर 1 जब पढ़ा था तो मैंने आपको ये सारे प्रश्न करवाए थे और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके जो है बीजों पर टैग पूछा जाएगा। तो प्रजनक बीज पर किस रंग का रहता है, तो दोस्तों हमने ट्रिक बनाई थी पासवानी। तो मूल केंद्रक जो बीज था आपका, उस पर किसी भी रंग का नहीं रहता है, यानी टैग कोई नहीं रहता है, यानी प्रजनक पर ये आपके आधार। यार रोहित जी, मुझे सिस्टम ही नहीं बन रहा आज, मीटर क्यों नहीं रहा जो? अब मीटर का सालो। तो दोस्तों बात करेंगे हम पहले प्रश्न की, जो है प्रजनक बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है। हमने जब पहले पार्ट के प्रश्न सॉल्व किए थे तब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीजों पर टैग पूछेगा, नीला, सफेद, भूरा, सुनहरा, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनहरा पीला। प्रजनक बीजों पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यानी इसका हमारा राइट आंसर हो गया सुनहरा पीला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल है। हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है, सनई, ढैंचा, ग्वार, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अगर ये पूछता कि हरी खाद हेतु मुख्य फसल कौन सी है, हरी खाद हेतु उपयुक्त मुख्य फसल है, तो आपका राइट आंसर जाता ढैंचा। लेकिन यहाँ पूछा है हरी खाद हेतु मुख्य फसल कौन सी है या उपयुक्त फसल कौन सी है, तो सनई भी है, ढैंचा भी है, ग्वार भी है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा तीसरा जो प्रश्न है, फास्फोरस विलय जैव उर्वरक है, पीएसबी, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया या जीवाणु भी कह सकता हूँ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है गेहूं की फसल में सिंचाई की द्वितीय क्रांतिक अवस्था है। तो दोस्तों आपको पता है कि गेहूं में मुख्यतः 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। मैंने आपको CRI इंपोर्टेंट बताई थी, ये फर्स्ट है। दूसरी बालियां निर्माण अवस्था, शीर्ष जड़ निकलना अवस्था, गांठ अवस्था, कल्ले फूटान अवस्था। तो दोस्तों ये तो है फर्स्ट, और दोस्तों ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। और यहाँ कौन सी पूछी है दोस्तों, द्वितीय पूछी है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा ये कल्ले फूटान अवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान के कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पूछा जाएगा कि पश्चिमी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा कितनी होती है। 300 से 500 mm, 500 से 600, 100 से 300, 600 से 750। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 से 300 mm। ये हमारे जो है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, चने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों जब मैंने आपको दलहनी फसलें बताई थी, जब एक ट्रिक बताई थी कि समस्त दलहनी फसलों की 21 से 25% जो है उनमें प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन समस्त दलहनी फसलों की। तो दोस्तों हमारी ट्रिक से इस प्रश्न का राइट आंसर जा रहा है 11% नहीं होती, 13 भी नहीं होती, 12 भी नहीं होती, 21%। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 21%। 21% हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है, बेरीबेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, रतौंधी। तो दोस्तों आपको पता ही है विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरीबेरी। उसके बाद घेंगा रोग, घेंगा रोग होता है कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। गले में सूजन आ जाती है, जिसे ग्लोइटर रोग भी कहते हैं, अपनी भाषा में से हम गलसुआ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढों का उपयुक्त आकार है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 1x1x1, यानी बड़े आकार के जो फल वृक्ष लगाते हैं उनके लिए रखते हैं दोस्तों 1x1x1 मीटर गहराई रखते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर में पूछा गया है। और मध्यम आकार के लिए इसको रखते हैं मध्यम, उससे भी छोटे पौधों के लिए इसको रखते हैं, और सबसे छोटे पौधों के लिए 25x25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100x100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एगेल मार्मिलोस वानस्पतिक नाम है। दोस्तों जब हमने चैप्टर 10 के प्रश्न करे थे, जब मैंने आपको बताया था कि बील पत्र का आपको कुल और वैज्ञानिक नाम याद करके आना है, संतरा, नींबू, बेल, बेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल या बील पत्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गाय के दूध में वसा की औसत मात्रा होती है। दोस्तों मैंने जब आपको गाय के बारे में जब पहले बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि गाय में वसा की मात्रा आपको 4 से 5 याद रखनी है, जबकि भैंस में 7 से 8% याद रखनी है। यहाँ सीधा ही पूछा गया है दोस्तों, तो 7.38, 7.90, 8, 4.14। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4.14। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, छापर और शेखावाटी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी भेड़ की किस नस्ल को जानते हैं, मारवाड़ी, मेरिनो, कराकुल, चोकला। तो छापर और शेखावाटी के नाम से दोस्तों यहाँ अपन चोकला को जानते हैं, चोकला, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, शेखावाटी। ठीक है, इसलिए इसी को शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका संपूर्ण मुंह काला होता है, मुंह वाला भाग, इसलिए इसे छापर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बो प्लस माइक्रो प्लस परजीवी द्वारा फैलने वाली बीमारी है, सर्रा, थनैला, टिक फीवर, एंथ्रेक्स। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिक फीवर, टिक फीवर। उसके बाद भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला स्थापित की गई, ये प्रश्न भी दोस्तों हमने बताया था। मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, मद्रास। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां जो हमारा प्रश्न है, मद में आने के पश्चात, ये प्रश्न भी दोस्तों हमने किया था पहले। मद में आने के पश्चात मादा पशु को गर्भित कराने की सर्वोत्तम समय अवधि है 12 से 18 घंटे के बीच, 20 से 24, 5 से 9, 1 से 3। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई भी पशु मद में आने के पश्चात गर्भित कराने की जो समय अवधि है वो है 12 से 18 घंटे के बीच। ठीक है,
अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, गाय की भारवाही नस्ल है। ये प्रश्न भी दोस्तों हमने किया था। साहिवाल, थारपारकर, नागौरी और गिर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागौरी। नागौरी नस्ल की जो गाय होती है या ये नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो बोझा ढोने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हमारे दोस्तों 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके जो 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्न सही हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ हमारे दे रखा है, रिजगा के बीजों का राइजोबियम खालिस्तान प्रजाति के जैव उर्वरक द्वारा बीज उपचार किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको राइजोबियम की प्रजाति बताई थी, जिसमें एक ट्रिक भी बताई थी रमेश एक ट्रिक थी दोस्तों, यानी कि रिजगा, मेथी और सेंजी में तीनों में किसको काम में लेते हैं? राइजोबियम की मैली लोटी प्रजाति को काम में लिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 40% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। हमने 5 पार्ट में ये प्रश्न भी किया था दोस्तों। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा 58%। प्रतिशत दिया हुआ है तो आपको केवल 58 लिखना है। हमारे देश में 58% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विटामिन B1। दोस्तों देखो, चैप्टर 7 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों ही विटामिन B1 के पूछ लिए गए हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन या थियामिन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मई जून, राजस्थान में मई जून के माह में अधिक तापमान के कारण चलने वाली हवाओं को दोस्तों लू कहते हैं। ये प्रश्न भी किया है दोस्तों हमने। बेर का कुल क्या होता है दोस्तों? रेमनेसी होता है, रेमनेसी। ठीक है दोस्तों, बेर का कुल रेमनेसी होता है। उसके बाद फलों की डिब्बाबंदी में सेल्सियस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और सब्जियों में 120 पर करते हैं दोस्तों। गोमूत्र का प्रयोग, दोस्तों ये प्रश्न बड़ा ही टफ है, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करके आए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना था दोस्तों। गोमूत्र का प्रयोग कृषि में प्रकार के कीटनाशी के रूप में किया जाता है। यानी आप थोड़ा सा इसकी इंग्लिश को पढ़ के देखिए। काउ यूरिन इज यूज्ड एज एन खालिस्तान पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों आपको पता है कि गोमूत्र का प्रयोग कृषि में दोस्तों जैविक यानी कि ऑर्गेनिक, यहाँ राइट आंसर जाएगा जैविक, या दोस्तों कार्बनिक प्रकार के कीटनाशी के रूप में किया जाता है। यानी कि जैविक कीटनाशी के रूप में दोस्तों गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल सिंपल आना ही था दोस्तों। NDRI या NDDB का मुख्यालय, तो यहाँ NDRI का मुख्यालय दोस्तों करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में क्या है दोस्तों? स्थित है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा। चलते हैं आगे दोस्तों। पशु माता या पशु प्लेग रोग सभी खालिस्तान करने वाले पशुओं में होता है। तो दोस्तों पशु प्लेग जुगाली, यहाँ हमारा राइट आंसर आएगा जुगाली। और किसी ने अगर ओब्लिक रोमंती किया होगा, रोमंती का मतलब भी जुगाली करने वाला ही होता है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, या पशु प्लेग सभी रोमंती करने वाले पशुओं में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए खालिस्तान क्रांति का सूत्रपात। दोस्तों आपको वैसे ही पता है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है, तो यहाँ कौन सी क्रांति आ जाएगी दोस्तों? श्वेत क्रांति। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान। आगे अब हम बात करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों की। मृदा उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? दोस्तों मृदा उत्पादकता क्या होती है? किसी भी मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता, किसी भी मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता,
क्या कहलाती है दोस्तों? मृदा उत्पादकता कहलाती है। हरी खाद वाली फसल का कोई एक आवश्यक गुण लिखिए। तो दोस्तों हरी खाद वाली फसल शीघ्र वृद्धि करने वाली हो, कम समय में पककर तैयार हो जाने वाली हो। तो शीघ्र पकने वाली होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे है शुष्क कृषि का कोई एक सिद्धांत लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अंगूर की फसल में सदाई ट्रेनिंग की कोई एक विधि लिखिए। दोस्तों पांडाल विधि, पांडाल विधि, या किसी ने टेलीफोन की है तो वो भी सही है, टेलीफोन विधि, या किसी ने अगर निफिन की है, निफिन विधि, तो भी सही है, निफिन विधि। ठीक है दोस्तों, किसी एक फल परिरक्षक पदार्थ का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड, कोई भी एक पूछा है दोस्तों, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। बच्चों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर हम तो चीनी करके आए हैं, तो चीनी भी सही है दोस्तों। चीनी, नमक या सिरका, आप जो भी करके आए हो दोस्तों, सब आपका राइट आंसर है। कोई सा भी एक पूछा है दोस्तों, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप रासायनिकों के ही नाम लिखो। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, मालपुरा नस्ल की कोई एक विशेषता लिखिए। आपको पता ही है, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। मालपुरा नस्ल की कोई एक विशेषता लिखिए। तो दोस्तों ये मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है, मांस उत्पादन हेतु। एक तो ये हो गई। और अगर आप ये नहीं लिख के आए और ये लिख के आए हो कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों हेतु, पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों हेतु उपयुक्त नस्ल है, तो भी आपका ये दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। खुरपका एवं मुंहपका रोग का कोई एक लक्षण लिखिए। तो नाम से ही पता चल रहा है डियर स्टूडेंट, खुरपका और मुंहपका, यानी कि खुरों में, पशु के खुर और मुंह में क्या हो जाते हैं दोस्तों? छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और अगर मुंह में छाले होंगे खाना पीना बंद कर देगा पशु, खुर में छाले होंगे तो पशु लंगड़ा कर चलेगा। आगे खाजबे खुजली रोग का एक उपचार लिखिए। दोस्तों खाजबे खुजली रोग का एक उपचार पूछा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मलहम का लेप करें, मलहम का लेप करें, लेप करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, बड़े ही सिंपल प्रश्न जो हैं आपके आए थे दोस्तों, एक एक नंबर के प्रश्न, ज़्यादा टफ नहीं है, यानी कि सरल से ही थे। तो आगे हिमेक्स मलहम था दोस्तों, आप यहाँ मलहम का नाम भी लिख सकते हैं हिमेक्स। जो हिमेक्स मलहम लिख के आया है वो भी इसका राइट आंसर माना जाएगा। खाजबे खुजली रोग के उपचार के लिए हिमेक्स मलहम का लेप किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों खंडव्यय की। खंडव्यय यानी कि आपके जो लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उनकी। उत्तम बीज के गुण लिखिए, और कितने? 3। तो आनुवांशिक शुद्ध होना चाहिए, आनुवांशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, उच्च अंकुरण क्षमता। तीसरा रोग व कीट प्रतिरोधी, रोग व कीट प्रतिरोधी। ये आप दोस्तों कोई भी उत्तम बीज के 3 गुण आपको लिखने थे कि उत्तम बीज जो है दोस्तों आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, भौतिक शुद्ध होना चाहिए, यानी एक आप भौतिक शुद्धता भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न था, भारत में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाओं के किन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो दोस्तों भारत में जैविक खेती की अभी वर्तमान में जो भी व्यक्ति जैविक खेती अपना रहा है और भविष्य में इसकी क्या प्रचुर संभावनाएं हैं। तो इसके 3 बिंदु हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों की उपलब्धता है, पदार्थों की उपलब्धता, यानी कि हमें जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जैसे गोबर, मलमूत्र आदि जो है
पशुओं से ही दोस्तों हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा हमारा मतलब खर्चा नहीं होता। तो पहला इसका पॉइंट ये हो जाएगा, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, यानी हमारे देश में संसाधन हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा, प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड की कम खपत, पेस्टिसाइड की कम खपत, यानी कि दोस्तों हमारे देश में क्या है, ज़्यादातर जो किसान हैं वो गरीब हैं, उनके पास छोटे छोटे खेत हैं। तो अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में पेस्टिसाइड की खपत क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ऐसे करके आपको ये 3 पॉइंटों पर इनका वर्णन करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों सिंचाई के 3 उद्देश्य है, जैसे मृदा में नमी बनाए रखने हेतु, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, फसलों की उचित वृद्धि व बढ़वार हेतु। तीसरा, पाले से बचाव हेतु भी दोस्तों सिंचाई की जाती है। चौथा, बाष्पोत्सर्जन क्षति को कम करने हेतु। और एक और आप दोस्तों लिख सकते हो, 5वां, निक्षालन हेतु। जो हानिकारक लवण जो है दोस्तों भूमि में इकट्ठे हो जाते हैं, उनके निक्षालन हेतु भी सिंचाई करते हैं, या सिंचाई इन उद्देश्यों से की जाती है। फलोद्यान लगाने की आयताकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों फलोद्यान लगाने की आयताकार विधि, देखो आयताकार विधि में दोस्तों कुछ नहीं है, ये विधि वर्गाकार विधि के समान ही है, परंतु इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी तो बराबर होती है, तथा कतार से कतार की दूरी क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। पौधे से पौधे की दूरी समान, और R/R यानी रो से रो की दूरी क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। वर्गाकार विधि के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसे करके ये प्लांट हो गया आपका प्लांट, और ये क्या हो गई दोस्तों R/R, और ये क्या हो गई दोस्तों P/P, ये। ठीक है, उसके बाद है फलोद्यान में गर्म हवाओं से बचाव हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। तो दोस्तों 3 उपाय, एक तो क्या हो जाएगा, वृक्षों के तने पर चूने का लेप करें। दूसरा हो जाएगा दोस्तों वायुरोधी वृक्ष लगाएं, और गर्म हवा आ रही है, वृक्ष लगाएं तो पश्चिम दिशा में लगाने चाहिए, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दोपहर में हल्की सिंचाई करें, दोपहर में फुब्बारा विधि से हल्की सिंचाई करें। ये आपके गर्म हवाओं से बचाव के लिए 3 उपाय हैं। और चौथा भी लिख सकते हैं दोस्तों आप, सरकंडे आदि को फलोद्यान के चारों तरफ लगाना चाहिए। चलते हैं आगे दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है पशु आहार प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य 3 बातें। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है संतुलित आहार देना चाहिए।
ठीक है दोस्तों। दूसरा स्वादिष्ट व सुपाच्य भोजन पशुओं को देना चाहिए। उसके बाद तीसरा है दोस्तों चारा व दाने का अनुपात निश्चित होना चाहिए। और लिख सकते हैं आप हरे चारे को कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। उसके बाद आगे मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों सरुई नस्ल की उत्पत्ति स्थान पूछा है। तो राजस्थान का सरुई जिला, नाम से ही पता चल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान, ये तो हो गया आपका उत्पत्ति। फिर वितरण पूछा है तो कहाँ पाई जाती है। तो सरुई जिले के आसपास के क्षेत्र, यानी कि आप लिख सकते हो अरावली की पहाड़ियाँ। और आप जिले भी लिख सकते हो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले। उसके बाद दोस्तों यहाँ है आपके, एक मिनट सर उसको देना। यहाँ है दोस्तों आपके फिर पूछा गया है उपयोगिता। तो दोस्तों इसकी उपयोगिता जो है वो हो जाएगी, ये दोस्तों उपयोगिता 1 से 1.5 लीटर तो ये दूध देती है, 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन। और दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा दोस्तों मांस हेतु भी पाली जाती है, मांस हेतु पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके ये आपके 1.5 नंबर का प्रश्न था। तो इसके 3 पॉइंट हो गए। उत्पत्ति स्थान राजस्थान का सरुई जिला, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले राजस्थान के। और उपयोगिता हो गई यह 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है तथा मांस हेतु भी पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है धान की नर्सरी तैयार करने की कोई 3 विधियाँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, या बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमें याद नहीं रहा। एक तो ये आपको लिखनी है डेपोक विधि, एक लिखनी है शुष्क क्यारी विधि, और एक लिखनी थी दोस्तों आपको यहाँ गीली क्यारी विधि। बहुत सारे बच्चे इसमें ओनली क्यारी विधि या छिड़कमा विधि या रोपाई विधि ऐसे करके आए हैं। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद आप इसमें ऐसे भी लिख सकते थे कि डेपोक विधि, छिड़कमा विधि, और एक आप लिख सकते थे रोपाई विधि। ये भी अगर आपने लिखा है तो हो सकता है एग्जामिनर इसको भी सही कर दे। बाकी इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। उसके बाद है जहरवाद रोग से बचाव के 3 उपाय लिखिए। बचाव के उपाय पूछे हैं दोस्तों, तो यहाँ हम पहला पॉइंट लिखेंगे रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए, स्वस्थ पशु से अलग कर दें। दूसरा रोगी पशु के वस्त्र स्त्राव आदि को जला दें, स्त्राव आदि को जला देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि वर्षा ऋतु में 5 ml BQ यानी ब्लैक क्वार्टर का टीका लगवाएं। और अगर दोस्तों जहरवाद रोग ज़्यादा ही प्रभावित पशु को यदि कर रहा है तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं डॉक्टर से परामर्श लें। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। पिड़किया रोग के कोई 3 उपचार लिखिए। दोस्तों यहाँ उपचार पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं दोस्तों? यहाँ उपचार पूछे गए हैं।
तो मैं यहाँ उपचार लिख देता हूँ। फर्स्ट डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सोना इंजेक्शन 3 ml IM लगवाएं। दूसरा जो आपका इंजेक्शन है दोस्तों वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन 5 ml IV लगवाएं। ठीक है। और तीसरा जो हमारा इंजेक्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 5 ml IV लगवाएं। सॉरी IM लगवाएं, इंट्रा मसल्स अंतःपेशी। ठीक है। तो ये आपको दोस्तों अगर कोई इसमें लिख के आया हो कि दर्द को कम करने के लिए नीमोवेट लगवाएं, नीमोवेट इंजेक्शन, तो भी सही है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण 1978 से 1985 के बीच चलाया गया। और ये 1978 में, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण 1978 में तो प्रारंभ हुआ तथा ये 1985 तक चला। अब दोस्तों किताब में 12th की में इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं दे रखी है और यहाँ पूछा गया है दोस्तों 1.5 नंबर का। तो अब आपको यहाँ दोस्तों थोड़ा सा बना के लिखना है कि भाई ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण 1978 में प्रारंभ होकर 1985 तक चला। अब इसमें और क्या था दोस्तों, प्रथम चरण के अंतर्गत जो क्षेत्र छूट गए थे उन क्षेत्रों में डेयरी विकास की योजनाएं प्रारंभ की गई जिससे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ी, साथ साथ दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी, दूध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। ये आपको थोड़ा सा दोस्तों बनाकर लिखना था। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं बात करता हूं दोस्तों खंड से की, यानी कि जो आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं उनकी। तो पहला जो हमारा प्रश्न था, खरपतवारों के भौतिक यांत्रिक नियंत्रण की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको 3 विधियों का वर्णन करना था। तो पहला तो इसमें हो जाएगा मल्चिंग या पलवार। खरपतवारों का नियंत्रण आप मल्चिंग या पलवार करके कर सकते हैं, यानी फसलों को घास फूस या पॉलीथीन से ढककर खरपतवारों का क्या कर सकते हैं दोस्तों, नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ लिखना था हाथ से उखाड़ कर फेंकना। दोस्तों खरपतवारों को कड़ी फसल में से हाथ से उखाड़ कर फेंकने से भी खरपतवार नियंत्रण होता है। और तीसरा आपको यहाँ दोस्तों लिखना था निराई गुड़ाई करके। और अगर आपने इसके अलावा मृदा सौरीकरण लिखा है तो भी सही है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, फसलों को काली पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे अंदर का तापमान जो है दोस्तों बढ़ जाता है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और अगर किसी ने मान लो दोस्तों भूपरिष्करण किया है तो भी आपका ये सही है। बस आपको थोड़ा सा इनका वर्णन करना था, यानी खेत में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाएं करने से भी खरपतवारों का नियंत्रण होता है। ठीक है। और अगर दोस्तों किसी ने ये प्रश्न नहीं किया और इसके नीचे वाला किया है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना था, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण
के अंतर्गत शाकनाशियों को उनके गुण व विशेषताओं के आधार पर, तो दोस्तों आपको इसमें करना था, इसमें एक तो आएगा दोस्तों संपर्क और स्थानांतरित, संपर्क और स्थानांतरित शाकनाशी, और एक आता दोस्तों इसमें वर्णात्मक और अवर्णात्मक, वर्णात्मक और अवर्णात्मक, अवर्णात्मक शाकनाशी। दोस्तों इसमें आपको क्या करना था, संपर्क, वे खरपतवारनाशी रसायन जो किसी प्लांट के संपर्क में आने पर पूरे शरीर में या पूरे प्लांट में फैल जाते हैं, ये तो संपर्क। और स्थानांतरित में क्या है कि पौधे के संपूर्ण भाग में फैलकर प्रभावित करते हैं, ये वे शाकनाशी रसायन जो किसी पौधे के संपूर्ण भाग में फैलकर उन्हें प्रभावित कर कर नष्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दोस्तों वो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डाइक्वाट, पैराक्वाट, ठीक है। जबकि वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं, वे खरपतवारनाशी रसायन जो किसी चयनित पादप को ही नष्ट करते हैं, जैसे टू पॉडी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। जबकि अवर्णात्मक क्या होता है, वे खरपतवारनाशी रसायन जो संपूर्ण पादप प्रजाति को क्षति पहुंचाते हैं, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, ठीक है। तो दोस्तों बढ़िया है, आपने ये प्रश्न किया है और किसी ने ये नहीं किया, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चलते हैं आगे। जेली बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ जेली पूछी गई है और आपको सबसे पहले लिखना था जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है दोस्तों, अमरूद है, अमरूद। और फिर लिखना था आपको बनाने की विधि। तो दोस्तों यहाँ सबसे पॉइंट बना के लिखने थे, फलों का चयन आपने लिख दिया होगा कि उपयुक्त प्रकार के फलों का चयन करना चाहिए। दूसरा स्वच्छता, उसमें लिखना था दोस्तों चुने गए फलों को ताज़े स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। तीसरा फलों का गूदा निकालना। चौथा पैक्टिन प्राप्त करना। पांचवा रासायनिक पदार्थ मिलाना। छठा जो था दोस्तों आपके चीनी मिलाना। और अंतिम जो था सातवां परिपक्वता की जांच। और लास्ट में था दोस्तों आपके संसाधित करना, ठीक है। उसी के बीच में दोस्तों आपको जेली निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ आप लिख सकते हो। और जेली निर्माण में कठिनाइयों के बाद मैं बात करूं जेली का रोना, ये आप अगर लिख के आए हो तो भी ये आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। अगर दोस्तों किसी ने अगर जेली की जगह मुरब्बा किया है तो मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है दोस्तों, आंवला है। बस उसमें भी सेम बिंदु हैं दोस्तों। सबसे पहले फलों का चयन, स्वच्छता, और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, उसमें फलों को सुखाना। ये देखो दोस्तों, पहला फलों का चयन। दूसरा आ जाएगा दोस्तों स्वच्छता, फलों को काट कर काटना व सुखाना। चौथा चाशनी तैयार करना। पांचवा चाशनी मिलाकर पकाना। और छठा हो जाएगा दोस्तों आपके संसाधित करना। इनकी आपको थ्योरी लिखनी थी दोस्तों। चलते हैं आगे। भेड़ की मेवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, उपयोगिता एवं विशेषताएं। उपयोगिताएं लिखिए, उत्पत्ति स्थान, वितरण, विशेषताएं व उपयोगिता।
उत्पत्ति स्थान हो जाएगा दोस्तों, सॉरी मेवाड़ी नस्ल ऊंट की है दोस्तों, तो उत्पत्ति स्थान तो हो जाएगा मेवाड़, मेवाड़ उदयपुर, और वितरण हो जाएगा अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, जिसमें आपके उदयपुर के आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे दोस्तों, या अरावली के आसपास के क्षेत्र जिसमें राजसमंद, सिरोही, अन्य जिले आ जाएंगे, सिरोही आदि। और दोस्तों विशेषताएं इसकी आप लिखोगे कि यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करने वाली नस्ल है, ठीक है, कम समय में अधिक लंबी दूरी तय करने वाली नस्ल है, इसे जादुई नस्ल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उपयोगिता आप इसकी लिखोगे, उपयोगिता जो है आपकी, सॉरी दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, ये ऊंट है, ऊंट की विशेषताएं आप इसकी लिखोगे कि दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है, तथा सवारी या बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं वैसे दोस्तों, सवारी या बोझा ढोने के लिए इसे काम में नहीं लेते हैं, सवारी या बोझा ढोने के लिए जैसलमेरी नस्ल को काम में लेते हैं। और तीसरा आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी ज़मीन से तुई की ऊंचाई 8 से 10 फीट होती है, 10 फीट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी उपयोगिता की मैं बात करूं, उपयोगिता हो जाएगी दोस्तों 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देता है, प्रतिदिन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है, मेवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति स्थान, वितरण, विशेषताएं और उपयोगिता। तो मेवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति हो जाएगी दोस्तों, सॉरी मारवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति स्थान हो जाएगा राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। जबकि वितरण की मैं बात करूं तो इसके वितरण में आ जाएगा दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिले। इसकी मैं बात करूं तो इसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करने वाली नस्ल है, जादुई नस्ल है। तीसरा, अधिक दूरी तय करने वाली नस्ल है, यानी कम समय में अधिक दूरी तय करती है दोस्तों। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करती है, यानी चारे की कमी के कारण ये लोग क्या होते हैं दोस्तों, इन्हें अन्य राज्यों में घुमाने के लिए लाते हैं। और इसकी उपलब्धता हो जाएगी दोस्तों 1 से 1.5 किलो तो इससे ऊन प्राप्त होती है प्रतिवर्ष, प्राप्त होती है। तथा दोस्तों 1.5 से 2.5 किलो दूध इससे प्रतिदिन प्राप्त होता है, दूध प्रतिदिन इससे हमें प्राप्त होता है। तो ये आपके भेड़ की और ये आपके ऊंट की। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों खंडदय की, यानी आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है उनकी। तो यहां दोस्तों सबसे पहले आपके पूछा गया है मक्का। क्या पूछा गया है दोस्तों? मक्का की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। मृदा एवं खेत की तैयारी, तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट, यानी इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। और खेत की तैयारी की मैं बात करूं तो 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, तथा 1 जुताई देसी हल से करके पाटा लगा देना चाहिए। ये तो हो गई आपकी मृदा एवं खेत की तैयारी। बीज दर एवं बीज उपचार हो जाएगा, तो बीज दर होती है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर। और बीज उपचार में आप वही पॉइंट लिख सकते हो 0.1%, 1 से 2 ग्राम थायरम कैप्टान से बीज उपचार करके बोना चाहिए। 1 से 2 ग्राम थायरम कैप्टान से प्रति किलो बीजों को बीज उपचार करके बोना चाहिए। और उसके बाद मैं उन्नतशील किस्मों की बात करूं तो माई धवल,
माई कंचन, माई कंचन, गंगा फर्स्ट, गंगा फर्स्ट, गंगा फर्स्ट। और उसके बाद और मैं बात करूं डेक्कन 103, डेक्कन 103। और दोस्तों उदयपुर फर्स्ट, उदयपुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत सारी आपकी इसकी किस्में हो सकती है। तो उसके बाद में पादप संरक्षण की दोस्तों बात करूं तो आपको इसमें इसके रोग और कीट लिखने थे और उनका बचाव लिखना था। ठीक है, तो पादप संरक्षण में हो जाएगा दोस्तों आपके पहले तो आप ऐसे लिखते कीट, फर्स्ट दीमक, दीमक पहला आपके जो है दीमक, और दूसरा था आपके दोस्तों तनाछेदक, तनाछेदक। फिर इनका नियंत्रण लिखना था दोस्तों, नियंत्रण, डाइमिथोएट का छिड़काव करें, डाइमिथोएट। उसके बाद आपको इसके दोस्तों रोग लिखने थे, रोग। तो इसका फर्स्ट रोग जो है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपके पत्ती धब्बा, पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा। और फिर इनका नियंत्रण लिखना था दोस्तों, नियंत्रण। पादप संरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बचाना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद दोस्तों अगर आपने मक्का ना करके चना किया है तो मृदा एवं खेत की तैयारी मैंने आपको अभी बता दी, कॉमन है दोस्तों सबकी। बीज दर एवं बीज उपचार हो जाएगा इसकी 70 से 80 किलो तो होती है, किलो प्रति हेक्टेयर तो होती है दोस्तों इसकी बीज दर। और बीज उपचार में दोस्तों आपके वही प्रति किलो बीजों को 2 ग्राम थायरम कैप्टान से बीज उपचार करके बोना चाहिए। और चना एक दलहनी फसल है दोस्तों, तो राइजोबियम की प्रजाति से बीज उपचार करके बोना चाहिए, राइजोबियम प्रजाति से बीज उपचार करके बोना चाहिए। ये तो आपके दोस्तों इसके बीज उपचार हो गया। 4 उन्नतशील किस्में, तो इसकी एक तो बरदान, बरदान, एक दोस्तों इसकी सम्राट, सम्राट, एक इसकी RS10, RS11, आपको ये किस्में लिखनी थी। और वही पादप संरक्षण में इसके कीट लिखने थे, जैसे चने का फलीछेदक, चने का फलीछेदक, फलीछेदक। ठीक है, दूसरा इसका तनाछेदक, तनाछेदक। फिर इनका नियंत्रण लिखना था वही डाइमिथोएट। फिर दोस्तों इसके रोग लिखने थे, रोग लिखने थे, जैसे पत्ती झुलसा, पत्ती झुलसा। और एक और आपको इसका रोग मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, एक और आपके रोग लिखना था और इनके एक और नियंत्रण लिखने थे। पादप संरक्षण में हमेशा दोस्तों नियंत्रण आता है, पादप को कैसे बचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। आंवले की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों भूमि एवं जलवायु वही है। आंवले की उत्तम खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है। जबकि जलवायु की मैं बात करूं, भूमि तो हो गई बलुई दोमट, उपोष्ण, जलवायु उपोष्ण, उपोष्ण। 4 उन्नतशील किस्मों की अगर मैं बात करूं तो इसकी हो जाएंगी दोस्तों, आंवले की मैं अगर उन्नतशील किस्मों की बात करूं, उन्नतशील किस्में, तो एक तो हो जाएगी आती झूल, आती झूल। एक हो जाएगी गोमा ऐश्वर्या, गोमा ऐश्वर्या। एक हो जाएगी गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति। ठीक है, ये आपको इसकी किस्में लिखनी थी। पौध लगाने की विधि, तो दोस्तों आंवला बड़े आकार का होता है, तो पौध लगाने की विधि में आपको ऐसे कि भाई आंवले के पौधे जून जुलाई माह में लगाए जाते हैं। तो 1 महीने पहले दोस्तों गड्ढा खोद कर तैयार कर लेते हैं। गड्ढा खोद कर तैयार करने के बाद 20 दिन तक उसे खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें प्रति गड्ढा 10 से 15 किलो गोबर की खाद, 50 से 100 ग्राम क्विनोल फॉस डाल करके और पौधे लगा करके गड्ढे को भर देते हैं और हल्की सिंचाई कर देते हैं। तो गड्ढे दोस्तों गड्ढों का आकार जो है, गड्ढों का आकार वो रखा जाता है, आकार रखा जाता है 1 × 1 × 1 मीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई, गहराई।
जबकि पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है दोस्तों 10 × 10 मीटर। ये आपको थोड़ा सा उसमें लिखना जरूरी। उसके बाद मैं कीट व व्याधियों की बात करूं तो आंवले के कीट हैं दोस्तों, एक तो है गोल सूट मेकर, गोल सूट मेकर, और एक है दोस्तों छाल भक्षक, छाल भक्षक। ये तो दोस्तों इसके हो गए कीट। और रोगों की अगर मैं बात करूं, रोगों की या व्याधियों की बात करूं, रस्ट, आंवले की रस्ट और ब्लू मोल्ड कवक, ब्लू मोल्ड कवक, ये आपको दोस्तों इसमें लिखने थे। चलते हैं आगे। अगर आपने आंवला ना कर करके दोस्तों क्या किया हो बेर, तो बेर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भूमि एवं जलवायु की मैं बात करूँ तो भूमि तो सबके लिए दोस्तों वही है कॉमन, बलुई दोमट। गर्म व शुष्क इसकी दोस्तों जलवायु हो जाएगी, गर्म व शुष्क। आपको पूरी थ्योरी लिखनी थी दोस्तों। 4 उन्नतशील किस्में, उमरान, गोला, सेब, सेब, उमरान, गोला, सेब, और एक और आप किसमें इसकी लिख सकते हो, चोमू लोकल, चोमू लोकल। ठीक है, ये आप इसकी 4 उन्नतशील किस्में हो गई। उसके बाद पौध लगाने की विधि, तो पौध लगाने की विधि सारे ही फल वृक्षों की एक जैसी है, बस इसमें आपको गड्ढों का आकार ये लिखना था दोस्तों, गड्ढों का आकार, क्योंकि बेर एक मध्यम आकार का फल वृक्ष है। तो यहाँ आपके 75 × 75 सेंटीमीटर तो आपके गड्ढों का आकार आएगा, और जबकि P × P दूरी आएगी दोस्तों 8 × 8 मीटर। ठीक है। जब फिर बात करते हैं कीट एवं व्याधियों की, तो इसके कीट जो हो जाएंगे दोस्तों, एक तो हो जाएगा दोस्तों बेर की फलमक्की, बेर की फलमक्की। एक हो जाएगा दोस्तों चेपर बीटल, चेपर बीटल। उसके बाद मैं रोगों की अगर बात करूं तो बेर के रोग हो जाएंगे दोस्तों बेर का छाछा, बेर का छाछा, और एक हो जाएगा दोस्तों फल सड़न, फल सड़न। इस प्रकार दोस्तों आपको इनके उत्तर करने थे। तो दोस्तों बताइए कैसा रहा आपका 12वीं एग्रीकल्चर का पेपर। हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हम आगे इसी प्रकार आपको एग्रीकल्चर की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।